नमस्कार। सन 1935 ईस्वी में कार्नेज कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क ने लंदन के म्यूज़ियम एसोसिएशन को $10,000 दिया और यह आदेश दिया कि भारत में संग्रहालयों का सर्वेक्षण करवाया जाए। उसके लिए उसने एक डायरेक्टरी तैयार की। इसके अनुसार भारत के संदर्भ में 2 खंड को तैयार की गई। द्वितीय खंड का शीर्षक था द म्यूज़ियम ऑफ इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्खम हारग्रेव्स के अधीन में एक समिति बनाया जिसने 1936 में एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उसने बताया कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 105 संग्रहालय हैं। उसमें भी से बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम थे जो प्राइवेट स्कूल्स या फिर कॉलेजों के परिसर में थे। वर्तमान में 1936 में भारत की जनसंख्या लगभग 28 करोड़ थी। 28 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में सिर्फ और सिर्फ 80 स्वतंत्र मतलब कि गवर्नमेंट के अधीन संग्रहालय थे। यह एक अचंभे वाली बात थी। इसके उपरांत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ओर ध्यान दिया और विकास क्रम को आगे बढ़ाया। आज भारत में गवर्नमेंट के अंडर में लगभग 1000 से ज़्यादा संग्रहालय हैं। आज हम बात करेंगे भारत के इसी म्यूज़ियम के विकास के बारे में। आइए देखते हैं आगे की वीडियो। रामायण में दशरथ और रावण के महलों में कमरों का वर्णन होता है जिसमें उसके पूर्वजों के देवताओं के मूर्तियों का वर्णन होता है और शास्त्रार्थों का वर्णन होता है। इसके लिए उसमें चित्रशाला शब्द का प्रयोग होता है। संस्कृत में चित्रशाला को चित्रकठिस कहा गया है। अब हम इसको संग्रहालय तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन संग्रहालय के प्रारूप विकास के रूप में भी इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार भवभूति ने अपने ग्रंथों में विथि का उल्लेख किया है। विथि का अर्थ होता है गैलरी। गैलरी वह स्थान होता है जहाँ पे सामानों को सिस्टमैटिक ढंग से सजाकर रखा जाता है। संग्रहालयों के निर्माण की विधि नारद शिल्प में भी बताई गई है। वहाँ बताया गया है कि इसके छत पर शिखर होता था और शिखर के ऊपर एक कलशनुमा आकार होता था। हम इसे मंदिर के रूप में भी देख सकते हैं। नारद शिल्प में इस बिल्डिंग को स्थापित करने का स्थान भी बताया गया है कि इस प्रकार की जो बिल्डिंगें हैं उसको चौराहों पे स्थापित किया जाए या फिर बस्ती के मध्य में स्थापित किया जाए ताकि लोगों को वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई नहीं हो। भीमबेटका और ब्रूज होम से प्राप्त जो शैलचित्र हमें देखने को मिलती है, हम वहाँ भी देख सकते हैं कि जो तब के मनुष्य थे, तब के लोग थे, वो अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए कंदराओं या गुफाओं को चुनते थे। तो यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं संग्रहालय का। उसके बाद हम जब अजंता एलोरा इन गुफाओं को देखते हैं तो उनमें भी उन्होंने मूर्तियाँ बनाए हैं, अभिलेख लिखवाए हैं। इसके अलावे जब हम कुषाण राजाओं को देखते हैं तो मट नामक स्थान से कुषाण राजाओं के कुछ मूर्तियां मिली हैं जिनमें उस पर कुषाण राजाओं के नाम लिखी हुई है, जिसका स्वरूप लगभग संग्रहालय ही था। 11वीं शताब्दी में चोल निर्मित बृहदेश्वर मंदिर भी संग्रहालय के कॉन्सेप्ट को ही दिखाती है। दीवारों पर मूर्तिकला और अभिलेख यह बताता है कि राजा अपने प्रजा को, अपने जनता को कुछ बता रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है, यह दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में जो राजपूत राजा थे वो जब अपने महल का निर्माण करवाते थे तो उनके जो दीवारें होती थी या उनकी जो गैलरियाँ होती थी महलों के, उनमें उनके दीवारों पे वो एक तरह की चित्रें बनवाते थे। राजाओं के, अपने पूर्वज राजाओं के बनवाते थे या फिर देवताओं के बनवाते थे या और भी दूसरे प्रकार के बनवाते थे। तो हम इसमें भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं संग्रहालय का। दिल्ली के जो तब के सुल्तान फिरोज शाह थे, उन्होंने अशोक के स्तंभ जो मेरठ और टोपरा का स्तंभ था उसको वहाँ से विस्थापित करके दिल्ली में स्थापित किया। तो हम
अगर हम इसको देखें, अगर पॉजिटिव व्यू में देखें तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि उसको संग्रहित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने महलों के नज़दीक में उसको स्थापित किया। बाद में उन्होंने उस पर कुछ अभिलेख भी लिखवाए। 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। यहाँ की रिच कल्चर को देखकर उनमें एक जागरूकता पैदा हुई कि हम भी हमारा जो कल्चर है इस तरह की नहीं है, तो वो यहाँ की कल्चरों को समझने की कोशिश करने लगे, इस कल्चर को हड़पने की कोशिश करने लगे, चाहे वो छीन कर हो, समझ कर हो, या फिर और भी कई तरीके। 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत में जो है वह अंग्रेज़ों का एक पूर्णतः कब्जा हो गया था। इसके बाद वह भारत को हर संभव समझने की कोशिश करना शुरू किए। इस क्रम में उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय जीव जंतु सर्वेक्षण, भारत का भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थानों को उसने स्थापना किया, ताकि हम वो भारत को पूर्णतः हर तरीके से, ऐतिहासिक हो, जियोग्राफिकल हो, या फिर और भी कई तरीक़ों से वह भारत को समझ सके, जानकारी ले सके। 1919 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ने ओरिएंटल म्यूज़ियम ऑफ एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। 1866 में इसे इंडियन म्यूज़ियम कहा गया और 1876 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। भारत का यह अंग्रेज सरकारों के द्वारा दिया गया यह भारत का पहला म्यूज़ियम था। सन 1944 में म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे राय बहादुर। राय बहादुर तब से ही राष्ट्रीय संग्रहालय की मांग शुरू कर दिए, ताकि भारत में संग्रहालयों की स्थापना के लिए यह म्यूज़ियम एक मार्गदर्शक बन सके, वह मुख्य संग्रहालयों को विकास कर सके। लेकिन उनकी जो कोशिश थी वह समय के अंतराल जारी रही। उनके कार्यकाल में यह चीज़ तो संभव नहीं हो सका। 1947 के आज़ादी के बाद राय बहादुर की जो राष्ट्रीय संग्रहालय की मांग थी उसको वासुदेव शरण अग्रवाल ने 1954 में दोहराई, और इनका राय बहादुर का जो प्रयास सफल नहीं हो सका था, वह वासुदेव शरण का मांग जो था उसने सफल हुए, और दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई। सन 1946 में यूनेस्को ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम आईकॉम की स्थापना की। 1948 में म्यूज़ियम पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। भारत जो है वह आईकॉम का सदस्य शुरुआत में ही बन गया था। संग्रहालय एक ऐसा परिवेश होता है जहां हमें कला, विज्ञान, इतिहास, राजनीति सब और भी सभी प्रकार की जो ज्ञान है वह भौतिक साक्ष्य को प्रदर्शित करके हमें बताया जाता है। संग्रहालय मानव और पर्यावरण के विकास के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार करता है। संग्रहालय के विकास को और भी गति देने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम आईकॉम ने 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस घोषित किया है। आज विश्व संग्रहालय दिवस है, और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो जितने भी लोग देख रहे हैं वह संग्रहालयों का भ्रमण करेंगे, वहां से जानकारियां इकट्ठा करेंगे, राजनीतिक, ऐतिहासिक और भी जो साइंस से जुड़े हुए हैं या फिर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड भी, कृषि से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि कृषि से भी रिलेटेड जो है वह भारत में बहुत सारे म्यूज़ियम हैं। तो भारत कृषि प्रधान देश भी है, तो हमें चाहिए कि हम देखें, हम समझें कि किस तरह से हमारे इतिहास में जो है हमारे पूर्वज जो है वह कृषि कार्य करते थे। हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक जो कृषि होती आ रही है, आज से शायद बेहतर कृषि जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे।
अब जो है वह हम जैविक खादों पे ज़्यादा उतर आए हैं, जिससे हमारे मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। तो हम देखेंगे कि संग्रहालयों में यह चीज़ बताया जाता दिखाया जाता है कि हम किस तरह से और भी अच्छे तरीके से हम कृषि कार्य को कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे करते थे। तो मेरी आशा है, मेरी यह एक छोटी सी प्रयास है कि हम संग्रहालय के बारे में आप लोगों तक, उसके विकास के क्रम को हम आप लोगों तक पहुंचाएं। और भी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं, तो वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और भी इसके अलावे आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।